मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का मापन। राष्ट्रीय आय का मापन किस प्रकार से किया जाता है? राष्ट्रीय आय के मापन की कितनी विधियां होती हैं? आई बात समझ में? तो आज इसको समझने की अपन कोशिश करें कि राष्ट्रीय आय का मापन किस तरीके से किया जा सकता है और राष्ट्रीय आय के मापन की कितनी विधियां होती हैं। क्लियर है? तो राष्ट्रीय आय के मापन की कितनी विधियां होती है भैया? राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियां होती हैं। एक विधि को बोलते हैं बेटा उत्पाद विधि। उत्पाद विधि इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड या फिर इसको बोल सकते हैं आप लोग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड। तो पहली होती है आपकी उत्पाद विधि। दूसरी विधि को बोलते हैं बेटा जी आय विधि। आय विधि इनकम मेथड। दूसरी विधि होती है इनकम मेथड या आय विधि। और तीसरी विधि होती है बेटा जी व्यय विधि। व्यय विधि इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 विधियां होती है। कितनी विधियां होती? 3 विधियां होती है। पहली कौन सी विधि होती है? उत्पाद विधि या प्रोडक्ट मेथड। दूसरी कौन सी विधि होती है? इनकम मेथड या आय विधि। दूसरी भी तीसरी विधि कौन सी होती है? एक्सपेंडिचर मेथड या फिर व्यय। 3 तरीके से अपन राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय गणना कितने तरीके से कर सकते हैं अपन? 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से मैंने बताया? पहला तरीका क्या बताया? उत्पाद विधि। दूसरा आय विधि। तीसरा कौन सा विधि? व्यय। इसको वैसे रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप साधारण रूप से समझने की कोशिश करें ना, तीनों विधियां ही हो सकती है राष्ट्रीय आय गणना करने की। कैसे सर? जरा ध्यान समझिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पढ़ा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने क्या बताया कि 2 चीजें होती हैं। कितनी होती है? 2 चीजें कौन कौन सी होती है? ध्यान दें। एक होती है बेटा जी आपकी जिसको बोलते हैं परिवार या हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। दूसरा क्या होता है बेटा जी? फर्म। परिवार क्या देता है फर्म को? परिवार देता है फर्म को क्या? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन देता है? परिवार। ठीक है ना? तो उत्पादन के साधन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहां से मिला फर्म को? परिवार से मिला। क्लियर हो गई बात? ये क्या करती है फर्म? वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करती हैं। वस्तुएं एवं सेवाएं क्या करती हैं? उत्पादित करती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती है? देती है। इनका यूज कौन करता है? परिवार करता है। अब ध्यान समझिएगा। जब फर्म ने, परिवार ने उत्पादन के साधन या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिया, तो फर्म ने क्या किया? फर्म ने क्या किया? उत्पादन। क्या किया? उत्पादन। उत्पादन की जो भी वैल्यू है यदि आप उसको जोड़ लें तो क्या निकल आएगी? राष्ट्रीय आय। तो इससे पहली विधि आपकी निकली कि भैया उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, कि भैया जितना फर्मों ने उत्पादन किया उस सारे उत्पादन को जोड़ लो तो क्या निकल आएगी? आपकी राष्ट्रीय आय। उत्पादन में केवल वस्तुओं का ही शामिल नहीं किया जाता, सेवाओं का भी उत्पादन क्या किया जाता? शामिल किया जाता। जितना भी फर्म ने वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन किया उसको जोड़ने से कौन विधि बन गई भैया? उत्पाद विधि। कौन सी विधि बन गई? ये समझ में आया कि नहीं? अब जरा ध्यान समझिएगा लिंक को। अब क्या हुआ? जब परिवार ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया तो फर्म ने उसके बदले को क्या दिया होगा? पैसा। पैसा दिया होगा। जिस व्यक्ति ने जमीन दी होगी, लैंड दिया, उसको क्या मिला होगा? रेंट। जिस व्यक्ति ने मजदूरी की उसको क्या मिला होगा? वेजेज। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से जिस व्यक्ति ने पूंजी दी उसको क्या मिला होगा? ब्याज। आई बात समझ में? तो जिस व्यक्ति ने जो सेवाएं दी उसके बदले उसको क्या मिला? पैसा।
ये परिवार के लोगों के लिए जो पैसा मिला वो है क्या? इनकम। ये क्या है? इनकम या आय। दूसरी विधि कौन सी बनी भैया? आय। कौन सी विधि बनी? आय। कि भैया परिवार वालों को जितना भी पैसा फर्म से मिला हुआ है किसी भी रूप में, चाहे जो भी सेवाएं उसने दिया हो, जो भी वस्तुएं दी, उसके बदले जो भी पैसा किसको मिला? परिवार को। वो क्या हुई? इनकम। तो जो पैसा परिवार के लोगों को मिला उसको जोड़ लो तो क्या निकल आएगी? आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। निकल आएगी। जो इंटरप्रेन्योर उसका प्रॉफिट जोड़ लो, जो मजदूर उसकी मजदूरी जोड़ लो, आई बस, और जिसने अपनी जमीन उसका किराया जोड़ लो, सब चीज जुड़ जाएगी तो क्या निकल आएगा? इनकम मेथड। नहीं समझ पाए क्या? समझ में आया? अब क्या करेंगे? परिवार के लोगों के पास जो पैसा है, परिवार के लोग क्या करेंगे? खर्च। खर्च ही करेंगे। खर्च किसमें करेंगे? वस्तु और सेवाओं। वस्तुओं और सेवाओं जो खर्च करेंगे वो क्या? व्यय ना है। तो तीसरी विधि कौन सी भैया? व्यय विधि। जो उन्होंने व्यय किया उसको जोड़ लो तो भी क्या निकल आएगा आपको? निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो कितनी विधियां होती है? 3। कितनी विधियां होती? 3 विधियां होती। पहली कौन सी है? प्रोडक्ट। पहले उत्पादन क्रिया होगी ना, कि पहले आय क्रिया होगी? उत्पादन। उत्पादन के बाद क्या हुआ? जब उत्पादन हो तो इनको क्या मिला? पैसा। पैसा इनके लिए क्या हुई? इनकम। दूसरी मेथड कौन सी बनी? इनकम मेथड। आई बस। तीसरी मेथड क्या बनी? अब ये खर्च करेंगे पैसे कि जेब में रखे रहेंगे? खर्च करेंगे। तो तीसरी विधि क्या बनी? व्यय विधि। समझ में आई बात? तो 3 विधियां होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने। कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है राष्ट्रीय आय की गणना करने। ये तीनों विधियां समझ में आई? राष्ट्रीय आय गणना करने कौन कौन सी विधियां? दिमाग में रटना नहीं, बैठाना है कैसे विधियां बनी हुई। समझ में आई बात की नहीं? चलिए अब अपन दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ध्यान देना है कि भैया कौन कौन सी चीजें राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं की जाएंगी। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन से प्रिकॉशंस रखे जाएंगे? प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ध्यान समझिएगा कि कौन कौन सी चीजें आप राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे? राष्ट्रीय आय गणना में शामिल नहीं करेंगे। शामिल नहीं करेंगे। इसको रट के जाइए, एग्जाम में पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। कौन कौन सी चीजों को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा? बात समझ में आ गई ना? कौन कौन से ऐसे आइटम है जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करेंगे? कौन कौन से आइटम नहीं शामिल करेंगे? ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, आज पुनः बता रहा हूं कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दूसरा, ध्यान सुनिएगा, दूसरा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। पुरानी वस्तुएं आई वस्तु में ऐसी वस्तुएं जिसको आप पुनः क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। आई सेकंड हैंड गुड्स उपयोग की है, उनका पुनः विक्रय कर रहे हैं, तो उनका पुनः क्रय विक्रय शामिल नहीं किया जाएगा। जितनी भी वस्तुएं होगी उनका पुनः क्रय विक्रय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। पहला मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेगा। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दूसरा मैंने क्या बताया? सेकंड हैंड गुड्स। आई वस्तु में जो आपकी वस्तुएं जिनका पुनः विक्रय करें उनको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। समझ में आया वो दिक्कत? तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। ये सेल्फ कंजम्पशन क्या होता है सर? इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आप प्रोडक्शन सर्विसेज देते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए, जिसकी वैल्यू आप ऐड नहीं कर सकते, उसको भी आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। वो क्या हो सकता है सर? हमारी मम्मी लोग, जो भी मम्मी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ समझते हो, घर में ही काम करती, अन्य काम नहीं करती, जो सर्विस में तो इंक्लूड हो जाएगा, पर जो मम्मी लोग हमारे घर में काम करती, यदि आप उसकी वैल्यू समझे ना तो 10 से 12 हज़ार काम करती हैं दिन भर। कपड़े धुलना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, मेंटेन करना, घर को सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना,
वो एक व्यक्ति अगर रखा जाए मैनेजर के रूप में कि सारे काम को मैनेज करने के लिए उसको 15,000 सैलरी देना पड़ेगा, तब भी उतने अच्छे से काम नहीं करेगा जितना अच्छे से मम्मी लोग हमारी करती। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो क्या हम उसकी इनकम को जोड़ते? उसको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं क्या? नहीं करते। सुबह 4 बजे से उठ जाती है, सबसे पहले मम्मी लोग ही उठती, दिन भर लगी रहती। आई बस दिन भर लगी रहती है, पर उसकी चीजों को अपन शामिल करते हैं क्या? तो सेल्फ कंजम्पशन की क्या बेटा कुछ बात है? नहीं सर, बताओ। ये समझ में आई बात की नहीं आई? तो जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो अपन वैल्यू ऐड तो हो रही ना, यदि भाई नहीं होती मम्मी तो खाना बनाने के लिए रखना पड़ता, कपड़े धुलने के लिए रखना पड़ता, उसके लिए पैसा खर्च होता कि नहीं खर्च होता? बात समझ रहे हैं? तो क्या हम उसको जोड़ रहे हैं? उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ रहे, तो इसको भी अपन शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में? स्वयं को अर्जित की गई जो अपन स्वयं को सेवाएं दे रहे हैं उसको अपन शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी नॉट इंक्लूडेड। ये क्या होता है? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं को उपभोग के लिए उपयोग कर लेते उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया। कैसे? एक किसान फार्मर, उसने गेहूं का उत्पादन किया, आई बात समझ में? गेहूं का उत्पादन किया मान लीजिए 20 कुंटल, अब 20 कुंटल में 5 कुंटल सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, क्या उसको नेशनल इनकम में शामिल कर पाएंगे? नेशनल इनकम में वही शामिल जो बाजार में जाए, इसकी वैल्यू होगी, उसको अपन नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। इसमें नेशनल इनकम की गणना मतलब इंक्लूड करना, हटाना नहीं, क्या करना? इंक्लूड करना। भले इसकी वैल्यू ओपन ना करें पर मेजर तो होती है इसकी वैल्यू, इसको क्या करना? इंक्लूड करना। सॉरी इसलिए तो ध्यान नहीं दे पाया, पर इसको शामिल करना। होती तो नहीं इसकी वैल्यू, अपन इंक्लूड करते पर इंक्लूड करना है इसको। जैसे मैंने कहा एक किसान ने 20 कुंटल गेहूं उत्पादन किया, ओके, उसने 15 कुंटल बेच दिया, 5 कुंटल सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया, तो 15 कुंटल मान लीजिए उसने 2,000 के रेट से बेचा, कितना हुआ? 30,000 रुपए। 5 कुंटल जो स्वयं के लिए रखा वो कितने का हुआ? 2,000 के हिसाब से 10,000, उसको भी कर लेना शामिल, सेल्फ कंजम्पशन को भी शामिल करना। क्लियर हो गई बात? क्योंकि उत्पादन तो हुआ ना, उत्पादन करने में जो भी आय चाहिए उसको करना पड़ेगा, आपको शामिल करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद imputed value of owner occupied houses should be included। ये क्या होती है imputed value? स्वयं को घर में जो रहते हैं उसका अर्जित किराया, किसी न किसी घर में आप लोग रहते हैं, ये जो व्यक्ति किराए से रहते हैं वो किराया देता हो, जो लोग अपने घर में रहते क्या किराया देते? अपने आप को किराया नहीं देते, पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं उसको भी शामिल करना है। इंप्यूटेड रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंप्यूटेड। कि भैया यदि आप अपना घर नहीं होता तो क्या आप किसी न किसी घर में रहते, अब किसी न किसी घर में रहते उसका किराया देते, और अकाउंटिंग इस बेसिस पर भी इंक्लूड की जाती है। यदि आपने किसी घर को बनवाया, उसकी मिनिमम कॉस्ट आई, मान लीजिए मिनिमम कॉस्ट साधारण घर की बात करूं 10 लाख रुपए, इतने से कम में तो नहीं बनेगा, 2-3 कमरे बनेगा। 10 लाख का यदि आप एफडी कराते हैं, मिनिमम इंटरेस्ट रेट मान के चलते 10%, तो 10 लाख का 10% कितना होता है साल? 1 लाख होता है। तो यदि भैया आप घर में पैसा नहीं लगाते, कहीं रख देते या इन्वेस्टमेंट करते, क्या 1 लाख रुपए नहीं बन जाता? एक साल में बन जाता। क्या वो वैल्यू रेंट में नहीं आ सकती? आ सकती। भाई आपको लगता है कि आप अपने घर में रहने खा रहे हैं, और जो आपने पैसा उसमें लगाया उसकी वैल्यू तो होती है। बात समझ नहीं समझ पाएंगे? वो वैल्यू यदि आप कहीं पैसा दूसरी जगह लगाते, किसी जमीन खरीद लेते, तो जमीन का रेट 10 लाख में 5 साल में दुगना हो जाता, 20 लाख हो जाता कि नहीं हो जाता? क्या घर में 20 लाख हो जाएगा? वो वैल्यू 20 लाख नहीं होगी। घर की वैल्यू डिप्रिसिएट करती है, आपको वाइट वॉश कराना पड़ेगा, समय समय रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, बड़ा खर्चा हो मेंटेनेंस में। समझ पा रहे? पर यदि आपने उसी 10 लाख की बात कर रहा हूं, आप किराए से रहते और उसी 10 लाख को इन्वेस्ट कर देते, तो क्या उसकी वैल्यू नहीं मिलती? इस हिसाब से इकोनॉमिक्स सोचते हैं कि इंप्यूटेड रेंट भी क्या कर लेना, आपको शामिल कर लेना। समझ में आई बात कि नहीं है? क्लियर हो गई बात? केवल मम्मी की सेवाएं इसमें शामिल नहीं होगी, मम्मी की सेवाएं शामिल नहीं होगी। जो मम्मी लोग घर में जितना काम करती है उसकी नेशनल इनकम छोड़ देते कहा थे आप? शामिल नहीं की जाती।
आई बात समझ, जो हाउस वाइफ जो सर्विसेज में लगी हुई है, आई बात समझ में, तो उनकी तो बात अलग है। तो ये समझ में आ गया, इसको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल नहीं करेंगे। आई बात समझ में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए उत्पाद की गणना करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी चीजों को आप वस्तुओं में शामिल नहीं करेंगे। मैंने लिखा भी हुआ है किताब में, कॉपी में लिखा भी है कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होंगी। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं इसको इंक्लूड कैसे करते हैं, नेशनल इनकम इंक्लूड कैसे करते हैं, कौन से मेथड के साथ, कौन से मेथड के साथ, पहले उत्पाद, आई बात समझ, प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम इंक्लूड कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए इसका पूरा फॉर्मेट है, मैं आपके सामने फॉर्मेट रेडी करता हूं, फिर मैं आपको स्टेप बताता हूं। फॉर्मेट में क्या होता है बेटा, इसमें सबसे पहले जो बनता है आपका उसको बोलते हैं GVAMP। GVMP का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्या मतलब, मार्केट प्राइस। GVMP बराबर होता है GVO MP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। GVOMP का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो GVMP का फुल फॉर्म क्या होता है, GVOMP माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ओके, GVOMP को दो तरीके से हम फाइंड करते हैं। एक होता है बेटा जी आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री बोल सकते हैं, चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। आइए इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आईसी लिख सकते हैं, माइनस आईसी। तो भैया GVMP बराबर क्या बन सकता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। आई बात समझ में, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब मुझे आप ये बताइए, आप गुड्स किसको किसको सेल कर सकते हैं। अब याद करिए वो वाला चैप्टर, कौन सा वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर, इसमें 4 फैक्टर बताए थे मैंने। एग्रीगेट डिमांड याद है, कौन कौन सी उसमें चीजें थी, एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन से फैक्टर मैंने इंक्लूड कराए थे। पहला कंजम्पशन, कौन सा, हाउस होल्ड द्वारा, दूसरा किसके द्वारा, इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा नेट एक्सपोर्ट। याद है कि नहीं है। तो हम बिक्री कितने लोगों को कर सकते हैं, 4 लोगों, 4 लोगों को बिक्री की जा सकती है। कितने कितने लोगों को, 4। पहला हाउस होल्ड, घरेलू व्यक्तियों को बिक्री की जा सकती है। दूसरा किसको माल बेचा जा सकता है, सरकार। तीसरा किसको बेचा जा सकता है, फर्म को। और चौथा शुद्ध निर्यात किया। आई बात समझे। तो 4 चीजें शामिल होगी, शामिल होगी। जब सेल की बात होगी तो 4 चीजें शामिल होंगी। कौन कौन सी, पहला घरेलू व्यक्तियों को बेचा गया माल, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड। दूसरा किसको सेल करते हैं, सरकार, गवर्नमेंट को। तीसरा किसको सेल करते हैं बेटा, फर्म को। और चौथा किसको बेच सकते हैं, निर्यात, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो सेल्स 4 लोगों को किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत आप लोगों को, किसको किसको, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, एक्सपोर्ट, ये निर्यात। आई बात समझ। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है आप बताइए। चेंज इन स्टॉक का मतलब डिफरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो क्या निकलेगा, चेंज इन स्टॉक। तो इसका तो फार्मूला ही बन गया कि भैया क्या मानेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री से क्या माइनस कर देंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो क्या निकल आएगा, चेंज इन स्टॉक। आई बात समझ, चेंज इन स्टॉक। आईसी क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, मध्यवर्ती मूल्य, घरेलू क्रय। आई बात समझ में। तो मध्यवर्ती मूल्य क्या होता है,
इंटरमीडिएट गुड्स की लागत क्या हो सकती है? जो गुड्स हमने क्या किया, क्रय किया। क्या किया? क्रय। क्रय समझते हैं? ठीक है ना, खरीदा। तो किसको किससे किससे क्रय किया जा सकता है? घरेलू क्रय, घरेलू व्यक्तियों से। सरकार, तो पहला हम घरेलू व्यक्तियों से क्रय कर सकते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं सर, घरेलू व्यक्तियों से क्रय कर सकते हैं? हाँ, ये कैसे, ध्यान समझिए। अब आपको याद करिए वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउस होल्ड होते थे, हाउस होल्ड के ही लोग अपनी सर्विसेज देते कहीं ना कहीं। आई बात समझ? लैंड, क्लियर होगी बात? तो खरीदता रहा ना कोई बंदा, तब तो परचेज हो रहा है। समझ में आई बात? किसी चीज को यदि बेच रहे हैं, कोई खरीद भी तो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? यदि किसी व्यक्ति को बेचा जा रहा है तो कोई खरीदने वाला भी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखिए, जैसे मैं अपनी सर्विसेज यहाँ बेच रहा हूँ, कोई लेने वाला भी। आई बात समझ में? तो खरीदना बचता एक क्रिया में नहीं होता, दोनों क्रियाओं में होता है। कोई व्यक्ति खरीदने वाला तो बेचने वाला भी कोई ना कोई। समझ में आई बात? तो हाउस होल्ड को, दूसरा किसको खरीदा जा सकता है? सरकार, गवर्नमेंट। तीसरा फर्म से फर्म से खरीदा जा सकता है, फर्म इंटरमीडिएट। और चौथा आयात। आयात बोले तो इंपोर्ट। इन सब को यदि आप शामिल करते हैं, इन सब को यदि आप शामिल करते हैं तो इससे क्या निकलेगा? जीबीए एमपी। क्या निकलेगा? जीबीए एमपी। बात समझ में आ गई? क्या निकलेगा? जीबीए एमपी। जीबीए एमपी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आई बात समझ में? कोई दिक्कत आ रहा, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जीबीए एमपी को अपन बोलते हैं जीडीपी एमपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। आई बात समझ? जीबीए एमपी का ही दूसरा नाम क्या है? जीबीए एमपी का दूसरा नाम है जीडीपी एमपी। क्या नाम है? जीडीपी एमपी। बात समझ में आ गई ना? इसी का ये दूसरा नाम है, सेकंड नाम। क्लियर होगी बात? अब मैं कहूं आपको कि भैया आपको निकालना एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी बोलते हैं राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय या फिर नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय बोल सकते हैं और या क्या बोल सकते हैं? नेशनल इनकम। और आपके सामने क्या दिया गया है? जीडीपी एमपी। आपके सामने जीडीपी एमपी दिया गया, आपको निकालना क्या है? एनएनपीएफसी। तो कैसे निकालेंगे? एन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस डिप्रीशिएशन। याद है कि नहीं याद? याद होगा। एनपी निकालना है, यहाँ डीपी दिया, क्या करना पड़ेगा? प्लस एनएफआईए। तो प्लस कर देंगे एनएफआईए। एफसी निकालना है, यहाँ एमपी दिया, माइनस एनआईटी। तो इससे क्या बनेगा बेटा जी? आपका नेशनल इनकम आपकी निकल आए। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? कि किसकी बात हुई बेटा? कौन से मेथड की? प्रोडक्ट मेथड। किसकी बात हो गई? प्रोडक्ट मेथड। एक बार पुनः ध्यान से, फिर आपको मैं स्टेप बता रहा हूं, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। क्या फाइंड करते हैं इसमें? जीबीए एमपी। क्या फाइंड करते हैं? जीबीए। हिंदी बोले तो, मतलब इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। क्लियर है? इसके बराबर क्या होता है? जीबीओ एमपी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई बात समझ में? इसी को जीबीओ में क्या लिख सकते हैं अपन? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या लिख सकते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। आईसी को आईसी रहने दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन को। सेल्स कितने लोग किया? 4। याद आ गए पूरी नाम? ठीक है ना? घर के लोगों को हाउस होल्ड, दूसरा सरकार, तीसरा फर्म, चौथा एक्सपोर्ट किया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता है कैसे निकलेगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन आई बात समझ में? तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझ में आएगा? क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर दो, क्या निकल आएगा? चेंज इन स्टॉक। और आईसी का मतलब इंटरमीडिएट का मतलब परचेज। कितने लोगों को परचेज किया सकता है? कितने लोगों को? 4 लोगों को परचेज किया सकता है। कौन कौन सा? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट और। समझ में आई बात? इससे क्या निकल के आएगा आपका बेटा जी? जीबीए एमपी। इस पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करके क्या निकल के आएगा? जीबीए एमपी। जीबीए एमपी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी मिल गया। निकालना क्या? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? एनएनपी एफसी जीडीपी एमपी। कन्वर्जन लगा देंगे तो क्या निकल आएगा?
नेशनली। समझ में आई बात नहीं? कितने स्टेप हुए भैया? 4 स्टेप। कितने स्टेप? 4 स्टेप में क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करना। कितने स्टेप में? 4। कौन कौन से 4 मेथड स्टेप होते हैं? पहला स्टेप होता है बेटा जी आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। कौन कौन सी चीजें प्रोड्यूस करती है उसको? 4 मैंने बताया 4 सेक्टर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा कौन, चौथा, ठीक है ना? फिर आइडेंटिफाई द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। कैसे निकलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस? किसी को बोलते हैं जीवीएमपी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक मार्केट प्राइस। फिर क्या निकलता है आपका? कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। निकालना हो निकालें, एनपीएफसी सीधे पर निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? कन्वर्जन के द्वारा। समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये पूरा किसका फॉर्मूला था? प्रोडक्ट में। किसका था? प्रोडक्ट मेथड। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्पाद वित्त द्वारा राष्ट्रीय गणना कैसे करते हैं? उत्पाद वित्त द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? पूरा स्टेप बना के आइए इसी प्रकार से पेपर में, और नीचे स्टेप लिखिए। 4 स्टेप में 3 स्टेप पेपर इसको सॉल्व। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई समस्या किसी बच्चे को? नहीं ना? ठीक है ना? चलिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पढ़ा दिया था मैंने। दोहरे गणना की संभावना ये मैंने समझा दिया था आप लोगों को पहले, अच्छे से समझा दिया। तीनों सेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कैसे इकोनॉमी बनाती है समझ में आ गया था। तो पहली मेथड यहाँ से क्या होती है? कंप्लीट। पहली मेथड क्या होती है? कंप्लीट। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या यहाँ का? कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे दूसरी मेथड। किसकी बात करेंगे? दूसरी मेथड, इनकम मेथड। आई बात समझ में? इनकम मेथड कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात करेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है ना? सभी के पास कॉपियां लिखे हुए हैं हम लोग? ठीक है, तब करूं? ठीक है। अब बात करेंगे बेटा जी इनकम मेथड। इनकम किसको किसको हुई होगी बताइए? इनकम किसको किसको हुई होगी? 4 लोगों को ना हुई होगी। किसको किसको? हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म और इंपोर्ट। आई बात समझ में? तो इनकम इन्हीं लोगों को हुई होगी ना, इसके अलावा भी किसको इनकम हुई होगी? नहीं ना? इन्हीं लोगों पर समझना इनकम किस प्रकार से कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको रख कर दूं। चलिए बात करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड आय विधि। तो आय विधि कैसे निकालेंगे भैया साहब? इसको समझने का प्रयास करें। इससे बेटा जी आपका निकलता है इनकम मेथड से, इनकम मेथड से निकलती है डोमेस्टिक इनकम। क्या निकलती है भैया? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम समझ में आया? घरेलू आय। घरेलू आय। अच्छा बताइए घरेलू आय को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? घरेलू आय को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी। क्या बोलते हैं? एनडीपीएफसी बोलते हैं इसी को। घरेलू आय को बोलते हैं एनडीपीएफसी। तो जब आप इनकम मेथड का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा बेटा? एनडीपीएफसी। तो घरेलू आय में क्या क्या आती है बेटा जी समझते हैं? घरेलू आय में 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पहला होता है बेटा जी कंपनसेशन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस। और तीसरा होता है बेटा जी मिड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भैया डोमेस्टिक इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो तीन चीजें हमें निकालनी पड़ती हैं। पहला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों को दिया गया कंपनसेशन है पारिश्रमिक, कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है परिचालन अधिशेष, क्या बोलते हैं इसको, परिचालन अधिशेष। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि भैया स्व, क्या लिखा है, नियुक्त, स्वनियुक्त की मिश्रित आय। आएगा समझ में, स्वनियुक्त की मिश्रित आय। कितने लोगों की इनकम है यहाँ पर, तीन चीजें। कितनी चीजें, पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। आई बात समझ में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है क्या, ध्यान से बात सुनिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय समझते हैं, कर्मचारी। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति के यहाँ काम करता है, ओके, जो किसी व्यक्ति के यहाँ काम करता है उसको बोलते हैं क्या, कर्मचारी या एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, पहला एम्प्लॉय को मिलता है बेटा जी क्या, पहली चीज क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। आई वेतन क्या मिलती है, सैलरी। आई वेतन में तो पहला होता है वेजेज एंड सैलरी इन कैश। क्या मिलती है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश। कैश के रूप में वेजेज और सैलरी को देना, वेतन और मजदूरी किसमें देना, कैश, रोकड़ के रूप में देना। आई बात समझ में। दूसरा क्या मिलती है, वेतन, मजदूरी, दूसरा क्या मिलता है बेटे, मालिक के द्वारा पीपीएफ। दूसरा होता है वेतन और मजदूरी की सुविधा, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। ये क्या होती है, समझा दूंगा। इसके बाद तीसरा क्या होता है बेटा जी, मालिक के द्वारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब चलिए समझते हैं बात, समझिए। यहां एम्प्लॉय को तीन तरीके की सुविधा दी जाती है। तीन तरीके कौन सी, पहली होती है वेज एंड सैलरी इन कैश, जो कैश में हम ऑन कैश हैंड देते हैं, ओके, वो है वेज एंड सैलरी इन कैश। दूसरी चीज होती है काइंड में कुछ सुविधाएं दी जाती है। काइंड मतलब सुविधा, कुछ सुविधा दी जाती है। जैसे कलेक्टर साहब को सुविधाएं मिलती है, गाड़ी, बंगला मिलता है कि नहीं मिलता, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं कि नहीं मिलते, पर इन कैश नहीं मिलते। किसमें मिलते, सुविधाओं में मिलते हैं। अब ये सोच के देखिए जरा, यदि कलेक्टर साहब को बंगला अलॉट ना करें तो बंगला नहीं, कहीं ना कहीं तो रहेंगे, और यदि रहेंगे तो उसका रेंट पेड करेंगे। रेंट पेड करेंगे तो क्या होगा, वो पैसा लगेगी नहीं लगेगा। तो जो सुविधाएं दी जा रही है उसका वैल्यू होती कि नहीं होती, होती है। तो भैया एक चीज होगी वेज एंड सैलरी इन कैश, और दूसरी काइंड सुविधाओं के रूप में दी जाती है। बात समझ में आ गई, वो पैसा इसमें शामिल किया जाएगा। तीसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कुछ पीपीएफ काटा जाता है जब आप किसी के यहाँ काम करते हैं, बात सुनो, तो पीपीएफ का पैसा भी आपके खाते में जमा होता है। वो किसका होता है, एम्प्लॉय। किसका होता है, एम्प्लॉय। पर एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयर कुछ पैसा अपने से देता है, एम्प्लॉय कुछ पैसा करता है, उसमें से एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन, जो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया उसको भी क्या कर लिया, शामिल कर लिया जाएगा। तीन चीजें शामिल होती हैं किसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। समानता आपको एक दिया नहीं था, कंपोजिशन में हमेशा यही दे देता कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय था, और आपको पता होना चाहिए कितनी चीज शामिल होती है। बात समझ में आ गई। अब चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको सबसे लास्ट में समझेंगे, यही मोस्ट है। इसमें जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम, इसी में फोकस किया जाता है। ये चीज और ये चीज आपको क्वेश्चन में हमेशा सेम रूप से मिल जाती है, तो आपको ज्यादा रटने की आवश्यकता इसमें है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित की मिश्रित आय। ये क्या होती है, स्वनियोजित की मिश्रित आय, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजित की मिश्रित आय क्या,
ध्यान समझिए, मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बात तो गौर सुनिएगा, किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। अब उसने क्या किया, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी स्वयं की पूंजी थी, पूंजी लगाई, उसको स्वयं का मकान था, स्वयं का मकान यूज किया। अब ये बताइए, जब उसने स्वयं की पूंजी लगाई तो क्या इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं। स्वयं का मकान तो क्या रेंट दे रहा है? नहीं। स्वयं झाड़ू पोछा करता है, काम करता है, स्वयं उसने काम कर लिया, तो क्या जो काम व्यक्ति लग रहे थे उसको पैसा दिया क्या उसने? नहीं, स्वयं को दे रहा है, स्वयं काम करता है, पढ़ाता है, मान कोचिंग खोल के रखा है, तो सुबह झाड़ू लगाया जाता है, शाम को पढ़ाता है, तो क्या हुआ? क्या हुआ? मिक्स्ड इनकम। या यदि उसकी स्वयं की पूंजी ना होती तो कहीं ना कहीं से पूंजी उधार लेता, उसके बदले क्या देना पड़ता? इंटरेस्ट। इसी प्रकार से स्वयं का मकान नहीं होता तो क्या करना पड़ता? रेंट देना पड़ता। यदि मान लीजिए स्वयं साफ सफाई ना करता तो क्या करना पड़ता? आई बात समझ में? इसके बाद यदि मान लीजिए स्वयं टीचर ना होता तो दूसरे को टीचर रखता पढ़ाने के लिए, उसको क्या देना पड़ता? सैलरी। आप स्वयं बिजनेसमैन है तो आप तो कमाइए। समझ में आई बात कि नहीं आई? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, समझ में आई? सभी चीजों को घोल दिया जाए, क्या क्या चीजों को? रेंट, कैपिटल, सबको क्या करने पर घोल दिया और मिक्स्ड इनकम बनाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? सामान्यतः इसके लिए कर्मचारी रखना चाहिए, पर कर्मचारी नहीं रख रहा, वो स्वयं ले रहा सारी चीजों को लाभ। क्लियर हो गई? इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ में आया? अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, परिचालन अधिशेष। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है इसको समझने की पहले अपन कोशिश करें कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला चीज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज होती है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, तो दो लोगों की इनकम इसमें शामिल होती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या? संपत्ति का, संपत्ति से जो आय हो रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? जो हमने व्यवसाय किया उसके मालिक को जो लाभ हो रहा है। आई बात समझ में? तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कितने तरह की इनकम हो सकती है? दो तरह की। कितने तरह की? दो तरह की इनकम हो सकती है। पहला होता है रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी इसको बोलते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट तो आप लोग जानती होंगे, प्रॉपर्टी यूज करें तो रेंट देना पड़ेगा, ओके। रॉयल्टी क्या होती है? अधिकार। यदि मान लीजिए हमारी माइंस है, हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें माइंस का काम होता है, खदान है, आई बस तो हम रॉयल्टी लेते हैं, जितना भी इसमें हिस्सा निकलेगा उसका हमें इतना हिस्सा दे देगा, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकार। इसी प्रकार से जो बुक छपती, तो बुक छपती तो बुक की रॉयल्टी फीस जाती है, जिसके नाम से राइटर के नाम से बुक छपती है। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं रॉयल्टी, अधिकार शुल्क। भैया हमारा अधिकार शुल्क शुल्क। समझ में आई बात नहीं? रेंट समझ में आया, रॉयल्टी समझ में आ गई। तो इसमें तो रेंट एंड रॉयल्टी। दूसरा होता है बेटा जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ब्याज, इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। हमारे पास भैया बहुत पूंजी है, हमने उधार पे दे दी, तो क्या मिलेगी? ब्याज। क्या मिलेगी? ब्याज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कितनी चीजें शामिल होंगी? कितनी चीजें शामिल होंगी? दो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दो चीजें शामिल, रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट। रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट। आई बात समझ में? पहला किराया और अधिकार शुल्क और ब्याज। एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? केवल और केवल क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। 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 तो इसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। अब आपको याद है क्या, जब मैंने पढ़ाया था वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, तो प्रॉफिट के मैंने कुछ हिस्से कराए थे। पूरा प्रॉफिट उसके हिस्से में नहीं जाता, एंटरप्रेन्योरशिप के पूरा प्रॉफिट जो होता है हिस्से में नहीं जाता। प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
कितने रुपए का प्रॉफिट हो? 100। तो 100 रुपए के प्रॉफिट में कुछ टैक्स में जाएगा, लाभांश, इसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, टैक्स में जाएगा। तो उसको मान लीजिए 20 रुपए, उसके बाद टैक्स दे दिया। उसके बाद कुछ ना कुछ डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड समझते हैं, लाभांश देना पड़ेगा। मान लीजिए डिविडेंड दे दिया उसने 40 रुपए, 20 कितना हो गया? 60। इसके बाद जो बचे उसको रिटेन अर्निंग, क्या बोलेंगे? रिटेन अर्निंग। कितना रुपया बचे? 40। ये है उसका एक्चुअल प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? तो प्रॉफिट कितने हिस्से होते हैं? 3। टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटेन अर्निंग। बचा हुआ आपका हिस्सा। ध्यान से बात को सुनिएगा पुनः एक बार। जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं, इनकम मेथड का यूज करते समय हमें क्या मिलता है? NDP-FC, इसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। क्या मिलता है आपको? डोमेस्टिक इनकम। इसमें 3 चीजें होती हैं। कितनी? 3। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। आई बात? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर आपने इनकम तो 4 बताई, कौन कौन सी 4 इनकम मैंने बताई? जरा बताइए। लैंड के बदले क्या पेमेंट करते हैं? रेंट। इसके बाद कैपिटल के बदले क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इसके बाद लेबर को क्या देते हैं भैया? वेजेस एंड सैलरी। कुछ और उसके बाद कौन था? एंटरप्रेन्योर क्या मिलता था? प्रॉफिट। एक्चुअल में जो मैं आपसे बात करूं ना, ध्यान सुनिएगा, इन 4 ही रूप हैं, 4 के अलावा कोई 5वां नहीं। पर यह डिजाइनर नाम रूप में दिया गया, डिजाइनर कर दिया गया कि इनकम मेथड पढ़ रहे हैं। 4 कहां का सर दिखाई? 4 देखिएगा, ये वेजेस सैलरी लिखा, ये वाला स्टेप पूरा हो गया, वेजेस सैलरी सब लिखा। अब देखिए कितने बचे? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। देखिए रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट मिला, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, क्या बचा? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं? है एक्चुअल में 4, पर यह डिजाइनर नाम से दिया गया है। बात समझ में आई कि नहीं? 4 का तो कुछ हो नहीं सकता, 5वीं इनकम हो सकती है क्या? नहीं। और यदि आप मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड समझना चाहते हैं, इन सबको घोल मिला दीजिए, इन सबको घोल मिला दीजिए। घोल मिलाया तो क्या बन गया? मिक्स्ड इनकम ऑफ, मिक्स्ड इनकम ऑफ। समझ में आई बात? अब देखिए ध्यान, अब NDP-FC फाइंड हो गया। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। क्या निकालना है? कि नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNP-FC, ये बोलते हैं NNP-FC। हमने क्या फाइंड कर लिया? NDP-FC फाइंड कर लिया। अब देखिए NN कैंसिल आउट हो गया? नहीं होगा। NP-DP, NP निकालना है ना, क्या प्लस करना पड़ेगा? NFI-A, FC कुछ नहीं करना। इससे क्या निकल आएगा? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नेशनल। समझ में आई बात कि नहीं आई? इनकम मेथड कैसे काम करती है? इनकम मेथड में कितनी चीजें होती हैं? 3। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 3 रूपों में, वेजेस, सैलरी इन कैश, काइंड और पीपीएफ में जो पैसा दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समझ में आई बात? अब बात करते हैं आगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में कितने लोगों को इनकम होती है? 2। किसको किसको? एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी में कौन कौन सी आती है? रेंट एंड रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट। और प्रॉफिट कितने हिस्से होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट कितने? 3। टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग। इसके अलावा समझ में आई बात कि नहीं? ये समझ में आ गई सारी की सारी बातें? NDP-FC का सारी बातें क्लियर हो गई। आज अपन ने 2 मेथड पढ़ी। कौन कौन सी 2 मेथड पढ़ी? इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। आई बात समझ में? इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड। इसके 2-3 चीज क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, यदि आता है इससे पेपर में तो आप लोगों से बनेगा। पर एक्सपेंडिचर मेथड वीडियो